हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कैनाल डिज़ाइन टू इरिगेट थ्रू आउट द ईयर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, डिज़ाइन किया जाता है थ्रू आउट द ईयर, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर किसी भी कैनल को डिज़ाइन किया जाता है। तो ऐसे कैनल को क्या कहते हैं? पेरेनियल कैनाल। ठीक है। और अदरवाइज अगर आपका पार्ट ऑफ द ईयर अगर आपको डिजाइन किया जाता है 1-2 मंथ के लिए, तो उसे नॉन पेरेनियल कैनाल बोलते हैं। और इन दोनों को ही आपको बोलते हैं परमानेंट कैनाल। तो ऑप्शन इसके लिए थ्रू आउट द ईयर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज। ऑन रोलिंग लैंड द मेथड इज अप्लाइंग वाटर इज। देखिए, चेक फील्डिंग आप समझते हो कि सिमिलर टू द फ्री फील्डिंग होता है। और फ्री फील्डिंग में वाटर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और आप चेक फील्डिंग में क्या करते हैं कि वाटर को कंट्रोल कर सकते हो। वाटर फील्डिंग में क्या होता है कि वाटर फील्डिंग में आप जो है लंबी लंबी स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, इस टाइप से, इस तरीके से होता है। और ये डिचेज बना देते हैं, ये डिचेज होती हैं। और डिचेज से क्या करते हैं? वाटर को फ्लो कर देते हैं। तो ये जो आपकी विड्थ होती है वो 10 to 20 मीटर के अप्रॉक्सीमेट होता है। और लेंथ जो होती है आपकी स्ट्रिप की, वो अप्रॉक्सीमेट 100 to 400 की अप्रॉक्स होती है। तो आप इसमें जो आंसर होगा वो फ्यूरो आप देखते हैं कि फ्यूरो क्या होगा। फ्यूरो जो आपको यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे पोटैटो हम बोलते हैं, आप लोग देखें कि आमतर जो पोटैटो की खेती जो होती है वो क्या करते हैं, वो इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके डिशेस बनाते हैं और इसमें हम क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, तो आपका इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज। इसके लिए फ्री फील्डिंग होगा। रोलिंग लैंड के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो फ्री फील्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्टेट ऑफ सॉइल व्हेन प्लांट्स फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स इज। डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, और इसका एक डायग्राम होता है जो कि आपको शो कर रहा हूँ। जैसे आपका ये एक वाटर को शो कर रहे हैं, मतलब आपके जो लैंड पर जो वाटर अप्लाई किया जाता है वो वाटर किस किस चीज़ में डिवाइडेड हो जाता है। देखिए, सबसे पहले ग्रेविटी वाटर, जो कि प्लांट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है अपने वाटर को, जो ग्रेविटी वाटर होता है उसको। और आप कैपिलरी की वजह से क्या होता है, कुछ वाटर जो है यहाँ पे स्टे कर जाता है, सॉइल के थ्रू जो है आपको होल्ड कर देता है। बट कुछ उसमें कुछ वाटर ऐसा होता है जो कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है, कि जो प्लांट्स हैं आसानी से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस एरिया को जो भी वाटर होता है बनाते हैं उसको हाइड्रोस्टैटिक वाटर बोलते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और जो ये बॉटम लाइन होती है ग्रेविटी से नीचे जो आप वाटर स्टेप नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर। और इसके बाद जो टॉप लाइन होती है वो बोलते हैं FC। ठीक है, आपका फील्ड कैपेसिटी। तो आप देखेंगे कि अभी क्वेश्चन और भी आ सकता है, जैसे पूछ सकते हैं कि फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो एरिया होता है, ये जो वाटर होता है, तो इसको यूज वाटर को कहते हैं अवेलेबल वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या होगा था, स्टेट ऑफ द सॉइल व्हेन प्लांट्स फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स इज। तो ऑप्शन इज क्या होगा? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन क्या होगा? जहाँ पर आपकी जो ग्रेडियंट होते हैं, जो लैंड होती है बहुत ही स्टीप होती हैं, जहाँ पानी आसानी से रुक नहीं पाता है, ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं? स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करते हैं। बेसिकली इस स्प्रिंकलर जो होता है वो स्प्रे होता है। क्या होता है? पानी का स्प्रे करते हैं और वहाँ पे इरिगेट करते हैं। आप कह देते हैं जैसे जो परमेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं? रूट्स में पानी को पहुँचाने के लिए हम स्प्रे कर देते हैं पानी का। अगर हम सिंपल मेथड्स यूज़ करते हैं, फ्री फ्लडिंग हो गया, चेक फ्लडिंग हो गया, और आपका वाटर फ्लडिंग हो गया, तो उसमें क्या है कि पानी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि आपका अगर परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो। ठीक है, तो आप देखें कि इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि द सॉइल हैविंग लो परमेबिलिटी। अगर लो परमेबिलिटी है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा पानी लगाएंगे, चाहे वो फ्री फील्डिंग हो या वाटर फील्डिंग से हो, परमेबिलिटी कम है, तो इसका मतलब क्या करते हैं कि वो
कम पानी की रिक्वायरमेंट्स होगी तो किसी भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम स्प्रिंकलर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि स्प्रिंकलर जो यूज़ करने के लिए हमारा कॉस्टली पड़ जाता है मेथड्स। तो स्प्रिंकलर इरिगेशंस की जो एफिशिएंसी होगी वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। याद रखिए कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्प्रिंकलर से बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके क्वेश्चंस में। तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी अप्रॉक्सीमेट 80% होती है, ठीक है। और ये ऐसी एरिया में यूज़ किया जाता है, ऐसी क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम होती है। अब ये सोच लो कि जैसे राइस हो गया, राइस, क्या राइस में हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है राइस में, तो इसलिए हम स्प्रिंकलर मेथड राइस में यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका जूट हो गई, जूट की अगर खेती करते हैं तो हम उसमें भी स्प्रिंकलर इरिगेशंस को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके लिए। और फिर यूज़ किसके लिए कर पाएंगे? जैसे आपका टी की क्रॉप्स होती है, कॉफ़ी की क्रॉप्स होती है, और वेजिटेबल्स अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके भी लिए स्प्रिंकलर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी एरिया के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी एरिया जहाँ पर आपके इरोजन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे ये आपका स्टीप है, यहाँ पे खेती करना है आपको, तो इरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टू द विंड और ड्यू टू द वाटर इरोजन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सॉइल के इरोजन्स के चांसेस। तो अगर हम वाटर इसमें फ्लो करेंगे तो बहुत ज़्यादा इरोडेबल हो जाएगा, जो फसल आपकी लगी वो भी आपके साथ में चली जाएगी। तो इसलिए हम वहाँ पे स्प्रिंकलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे भी हम स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है, कोई वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वाटर हम इसमें बनाते हैं, जैसे हमने वाटर फ्लडिंग में, वाटर इरिगेशंस में वो बनाया था, तो क्या करते हैं, तो हम वाटर की रिक्वायरमेंट्स होगी नहीं, क्योंकि स्प्रे कर रहे हैं तो कहीं भी स्प्रे पे कर सकते हैं, तो वाटर की हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस स्प्रिंकलर को रिगार्डिंग, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्प्रिंकलर के लिए? तो द लैंड इज स्टीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स, बताइए। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पूछा गया है, तो सिंपल से याद रखिए कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशंस की बात की गई तो हमारे जो भी लैंड हैं जो इरिगेट किए जा रहे हैं, जिस पर हमारा क्रॉप है उनको इरिगेट किया जा रहा है, तो उसकी परसेंटेज को कह सकते हैं कि आपको कल्चरेबल कमांड एरिया बोल सकते हैं। कल्चरेबल एरिया को या कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल बोल सकते हैं या कल्टिवेबल बोल सकते हैं। तो कल्चरेबल कमांड एरिया, तो परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। तो क्या कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड्स है जिसमें हम वाटर को डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई करते हैं। तो रूट जोन क्या, जैसे कि आपका, जैसे ये आपका प्लांट्स पर लगा हुआ है, ठीक है, ये आपकी इसकी रूट्स हैं, ठीक है। और डायरेक्टली हम रूट्स में कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे ड्रिप के थ्रू करते हैं। यहाँ पे ड्रिप लगा दिया, ड्रिप लगाने पर यहाँ डायरेक्टली बूंद बूंद पानी से लगता रहता है उसमें और रूट में पहुँचता रहता है, ठीक है। तो आप ड्रिप इरीगेशंस यूज़ कर सकते हो। ड्रिप इरीगेशंस बहुत ही इफ़िशियंट होता है, और लेकिन कॉस्टली बहुत होता है, ठीक है। इसमें इमीटर वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं इसमें, ठीक है, किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा मेथड इसमें होगा? ड्रिप इरीगेशन, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूड्स spreading of an external material on a soil to increase infiltration and reduce evaporation। देखिए, इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें स्प्रे किया जाता है एक्सटर्नल मटेरियल, क्या कुछ एडमिक्सचर मिलाया जाता है सॉइल के अंदर जिसकी सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। किसके लिए? क्रॉपिंग के लिए। इरिगेशन पढ़ रहे हैं तो क्रॉप की स्ट्रेंथ किसके लिए बढ़ाएंगे? फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्टाइल अगर लैंड बनाएंगे तो फर्टाइल बनाने के लिए क्या है, कुछ हम मैन्यूर मिलाते हैं, ठीक है, कुछ हम एडमिक्सचर मिलाते हैं, कुछ दवाइयाँ मिलाते हैं जिससे कि हमारी ग्रॉस भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इन्फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होगा तो फिर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट्स होगी, कम होगी। इसके बाद क्या होता है कि रिड्यूस इवोपरेशन, एवोपरेशन कम होगा तो वाटर की खपत हमारी कम होगी, ठीक है। तो हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। तो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी
तो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे इरिगेशन की इन्फिल्ट्रेशन है, हाँ, फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे इस मेथड्स को क्या बोलते हैं? कोई भी चीज़ अगर हमने एक्सटर्नल मिलाया है तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? आपको मल्चिंग कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मल्चिंग। ठीक, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, पॉलियो इरिगेशन क्या होता है? पॉलियो इरिगेशन जो होता है वो होता है कि वाटर जो अप्लाई किया जाता है बिफोर द sowing the crop, before the sowing the crop, that is called the polio irrigation, बिफोर द सोइंग। जैसे आपको तरावट कहते हैं, पानी को तरावट लगाते हैं, वाटर अप्लाई करते हैं बीज बोने के पहले। तो ऐसे वाटर को क्या कहते हैं? ऐसे इरिगेशन क्या कहते हैं? पॉलियो इरिगेशन कहते हैं। और टिलेज के तो आप समझते होगा, टिलेज का मतलब वही आपको उसको खुद जोतना होता है, खेती करना होता है। टिलेज को मतलब एग्रीकल्चर प्रिपरेशंस होता है, आप प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कह सकते हैं। ठीक है, तो टिलेज को क्या कहते हैं? इट इज़ द एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल बाय मैकेनिकल एक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली ओवर टर्निंग कर सकते हैं, ओवर टर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है, और प्लगिंग क्या होता है? व्हाट यू मीन ऑफ प्लगिंग? प्लगिंग क्या कह सकते हैं? तो प्लगिंग क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ टर्न ऑफ द अर्थ। ठीक है, प्लगिंग कहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? स्पेशली बिफोर द सोइंग के लिए कुछ ऐसा करते हैं। सोइंग के लिए अगर हम जैसे दाना उसमें सो करते हैं तो उसके लिए प्लगिंग कहते हैं उस मेथड्स को। तो मल्चिंग कैसे कहते हैं? मल्चिंग सिंपल सी आप जो एक्सटर्नल मटेरियल में आते हैं उसे मल्चिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड? बार बार आपको बताया कि स्प्रिंकलर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो बता दिया था, क्योंकि ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट्स कम होती है, जहाँ पर स्टीप ग्रेडियंट होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें बताई थी हमने आपको। तो इसके लिए ऑप्शंस कौन सा है? इट इज़ अ यूज़ फॉर राइस। देखते हैं, पहला ऑप्शन है इट इज़ द यूज़ फॉर राइस एंड जूट। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन होगा राइस एंड जूट? इट इज़ यूज़ फॉर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि राइस एंड जूट में पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, तो स्प्रिंकलर से काम नहीं चल पाएगा। तो दिस इज़ रॉन्ग आंसर। इट इज़ यूज फॉर द सॉइल हैज़ वेरी लो इनफिल्ट्रेशन रेट। इट इज़ यूज फॉर द सॉइल हैज़ वेरी लो इनफिल्ट्रेशन। लो इनफिल्ट्रेशन है तो क्या स्प्रिंकलर का यूज़ करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इट इज़ वेस्ट सुटेबल फॉर वेरी लाइट सॉइल। क्या होगा? इट इज़ वेस्ट सुटेबल फॉर वेरी लाइट सॉइल। लाइट सॉइल के लिए होगा, क्योंकि इरोजन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लाइट सॉइल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइट सॉइल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखें, इट इज़ रिक्वायर्ड वाटर एंड फिल्ड कैन। क्या वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है? मैंने आपको बताया कि वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है स्प्रिंकलर में, बिल्कुल नहीं होती है। तो ऑप्शन इज सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, विद एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर यील्ड ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है कि अगर हम सप्लाई बढ़ाते रहें कंटिन्यूसली, क्या हमारी यील्ड क्रॉप कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, डिक्रीज कंटिन्यूसली, या इंक्रीज कंटिन्यूसली? देखिए, इसके लिए एक ग्राफ होता है, आप देखिए, वो ग्राफ ये है, शो कर देता हूँ मैं आपको। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, यहाँ पर आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका रेट ऑफ क्रॉप ग्रोथ होता है, रेट ऑफ क्रॉप या क्रॉप की ग्रोथ होती है। तो ये जो आप इरिगेशंस, मॉइस्चर कंटेंट मतलब होता है इरिगेशन, वाटर के इरिगेशन इस फ्लो में बढ़ाएंगे, एक्स एक्सेस में। जैसे भी आप इरिगेशन बढ़ाएंगे तो आपकी ग्रोथ है बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट्स आएगा जहाँ पर आपकी वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा इरिगेशन हो जाएगा, ज़्यादा पानी पहुँच जाएगा खेतों में, तो आपको वाटर लॉगिंग के चांसेस हो जाते हैं, इरोजन्स के चांसेस हो जाते हैं, और आपकी जो है फसल ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लगती है, उसके बाद ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होना है। तो पहले आपका क्या करेंगे, इंक्रीज होता है और फिर आपका डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज अप टू द सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज। तो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इरिगेशंस ऑफ क्रॉप द बेस पीरियड वी इन डे। तो आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि आपका जो ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड में जो रिलेशनशिप है वो आपको पहले बता दूं। तो डी इजकल टू जो होता है आपका, डी इजकल टू 8.64 वी डिवाइड ऑफ डेल्टा।
डेल्टा इन मीटर, कैपिटल डी दिस इज द ड्यूटी, ड्यूटी इज हेक्टर पर क्यूमिक, क्यूमिक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब डिस्चार्ज, और आपका जो वेस होता है वो डेज में रहे, ठीक है, तब आपका 8.64 होता है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8.64 होगा या 0.864 होगा, तो 8.64 होगा तो जो वेस होगा वो डेज में होगा, ये हेक्टर पर क्यूमिक में होगा और ये आपका मीटर में होगा, ठीक है। तो इसके वजह से आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस के इसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर यूटिलाइजेशंस वाई प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा, वाटर यूटिलाइजेशन और वाई द प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, बताइए। वाटर जो यूटिलाइज किया जाता है, क्या ग्रेविटी वाटर यूटिलाइज किया जाता है? बिल्कुल नहीं, ग्रेविटी वाटर हमारा जो है प्लांट्स यूज़ ही नहीं करता है। क्या हाइड्रोस्कोपिक वाटर हमने बताया आपको? बिल्कुल नहीं बताया। क्या हाइड्रोस्कोपिक वाटर को हम इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं? एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। केमिकल वाटर वो होते हैं जिसको भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है, जो सॉइल के अंदर बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, केमिकली अटैच्ड होते हैं, तो वो वाटर भी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि राइट ऑप्शन इज कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर जो होता है सॉइल में हेल्ड हो जाता है, और सॉइल में हेल्ड होने की वजह से आपको जो है उसमें रूट्स के लिए जो पानी अवेलेबल होता है वो कैपिलरी वाटर होता है, थ्रू द सरफेस टेंशन की वजह से आपकी कैपिलरी फ्रिंजेस में वाटर ऊपर की ओर जाता है, और वही वाटर यूज़ किया जाता है रूट के लिए। तो राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्वेश्चन करिए इसमें। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड इज नोन एज, बताइए। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड, देखिए वाटर स्टोर्ड बहुत सारी इफिशियंसी होती है इसमें, इफिशियंसी लिखे हुई हैं इसमें। तो वाटर यूज़ डिवाइड बाय ऑफ वाटर अप्लाइड, वाटर एप्लीकेशन इन द फील्ड, ठीक है, वाटर अप्लाइड इन द फील्ड। तो ये सारी बहुत सारी इफिशियंसी आप याद रखिएगा इनको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जैसे वाटर यूज़ इफिशियंसी बताते हैं, तो वाटर यूज़ इफिशियंसी होती है इट इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बेनिफिशियसली, ठीक है, जो बेनिफिशियसली यूज़ किया जाता है वाटर, और डिवाइड बाय ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन अ फील्ड, ठीक है। तो ये जो आपका रेशियो होता है वाटर यूज़ एफिशिएंसी होता है। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी जो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन, ठीक है, क्या बोलते हैं, इट इज़ द रेशियो क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड या इरिगेशन लैंड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द कैनाल सिस्टम फ्रॉम द रिवर टू द रिजर्वायर। तो इसका आप बोल सकते हैं कि आपको WF डिवाइड बाय, मतलब जो वाटर डिलीवर्ड किया गया है फील्ड पर, और वाटर रिक्वायरमेंट जो वाटर आपका कैनाल सिस्टम से डिलीवर्ड किया गया है, तो वो तो फील्ड का वाटर डिवाइड बाय ऑफ कैनाल फील्ड, तो इसको बोलते हैं क्या, कन्वेंस। और एप्लीकेशन एफिशिएंसी किसे कहते हैं कि वाटर स्टोर्ड डिवाइड बाय ऑफ वाटर फील्ड, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ये हो गया, और फील्ड ये हो गया, तो डिलीवर्ड इन द फील्ड तो ये हो गया। तो आपका ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एप्लीकेशन इफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स इज कंप्यूटराइज, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, देखिए 4 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी। कैसे रिक्वायरमेंट्स होती है याद रखिएगा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात की गई है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। चलिए पूरी डिटेल में बता देते हैं। इसमें क्या है कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स होती है क्या, तो पहले CI देखते हैं, CIR, दूसरा होता है CIR, उसके बाद होता है आपका NIR, और उसके बाद होता है FIR, और उसके बाद होता है आपका GIR। ये क्या होता है CIR, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, इसे बोलते हैं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड CIR, जो कि इसकी वैल्यू होती है
कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर माइनस इरीगेशंस इन, ये बोल सकते हैं रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल बोल सकते हैं। कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर और माइनस आपको लिख सकते हैं कि इफेक्टिव रेनफॉल। देखिए जो CIA क्या कहते हैं कि इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, it is a amount of irrigation water that is required to meet the evaporations need of crop during the its full growth। इसका मतलब है कि आप जो हैं जो इवोपो ट्रांसपोरेशंस की जो नीड्स हैं वाटर की, उनको फुलफ़िल करने और फिर उनको फुलफ़िल करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं CIR। ठीक है, तो दूसरा देखिए NIR किसे कहते हैं। NIR जो होता है CIR माइनस नहीं प्लस, जो वाटर CIR में रिक्वायरमेंट जो नीड है उसको फुलफ़िल करे, उसके बाद लीचिंग प्रोसेस को भी पूरा करे, ठीक है, रीचिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, और प्लस आपका प्री सोइंग रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करे, और प्लस आपको करे NWR, ठीक है, नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद FIR किसे कहते हैं। देखिए FIR जो होता है, FIR जो होता है, ये आप सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं, आप बिल्कुल इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इनको, क्योंकि इससे पूछा जाता है, किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो FIR इक्वल टू होता है NIR डिवाइड बाय ऑफ एप्लीकेशन एफिशिएंसी। पढ़ा है एप्लीकेशन एफिशिएंसी, आपने पढ़ा है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है कि वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड बाय वाटर फील्ड। ठीक, आपका दूसरा होता है आपका NIR और GIR। तो GIR इसका मतलब होता है जो वाटर रिक्वायरमेंट्स होता है वो FIR की फुलफ़िल करे, FIR को भी फुलफ़िल करे, और डिवाइड बाय ऑफ वाटर कन्वेंस, वाटर इफिशिएंसी ऑफ कन्वेंस। तो इफिशिएंसी ऑफ कन्वेंस तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे ऑप्शंस कौन सा सही रहेगा। आप देखिए क्वेश्चंस, देखिए इसमें लिखा है द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो FIR पूछा गया है आपसे, FIR पूछा गया, क्या पूछा गया है FIR, जो कि हमने आपको बताया है कि FIR इक्वल टू NIR डिवाइड बाय एप्लीकेबल इफिशिएंसी। तो एप्लीकेशन इफिशिएंसी तो NIR प्लस कन्वेंस लॉसेस, बिल्कुल नहीं। तो NIR प्लस रिक्वायरमेंट एंड फील्ड एप्लीकेशन लॉसेस है, लॉसेस ही हैं। एफिशिएंसी डिवाइड किया गया, इसका मतलब लॉसेस को ऐड किया जा रहा है। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज 25%, its permanent wilting point is 15%, and the root zone the crop is 80%, 80 सेंटीमीटर, the stored capacity soil is, क्या होगा आपका बताइए, बताइए क्या आंसर होगा। कुछ नहीं, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी का मतलब है, आपको हमने बता दिया कि फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, FC, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी क्या होगा, FC। फील्ड कैपेसिटी आपके FC कितनी दी है, 25%, ठीक है। और आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसका टू दिया गया है 15%, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है स्पेसिफिक यूनिट वेट आपको दिया गया है इसमें जी, स्पेसिफिक यूनिट वेट 1.5 एंड 80%, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसमें कि आपको FC दिया गया है 25%, PWP दिया गया है 15%, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 1.5, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है गामा ड्राई अपॉन गामा वाटर, ठीक है। और उसके बाद डेप्थ दी गई है आपका 80 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लगा दीजिए, डायरेक्टली फार्मूला है आपका, डायरेक्टली फार्मूला क्या है कि DW वाटर रूट जोन की जो डेप्थ होती है वो निकालना है। तो आपको क्वेश्चन से लगाना पड़ेगा गामा D डिवाइड बाय ऑफ गामा वाटर इंटू D और FC माइनस PWP। तो आपका ये फॉर्मूला था, और ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है गामा ड्राई अगर बात करें तो 1.5 इंटू गामा डब्लू कर जाए, गामा डब्लू कट जाएगा तो सिर्फ 1.5 रहेगा। तो इसमें कर दिए 1.5 इंटू डी की वैल्यू दी गई 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 और 80 सेंटीमीटर इंटू FC माइनस जितना तो 0.25 और माइनस 0.15, इसका मतलब 0.12, ठीक है, 10। तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Field of 500 hectares is irrigation of the particular crops having 100 days wait period. The total depth of the water requirements required by the crop is 100 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द ड्यूटी ऑफ द वाटर इन हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, अब देखिए कि इसमें आपको उसको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला दिया गया है, डायरेक्टली आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगेगा बेस, ड्यूटी एंड डेल्टा का फॉर्मूला. तो सिंपल से आपको खुद पता है कि डी इक्वल टू जो होता है, हमने आपको बताया कि 8.64 इंटू वी और डिवाइड बाई ऑफ डेल्टा होता है. ठीक है, और वी जो इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है कि एरिया, हेक्टेयर क्या होता है, एरिया तो होता है, एरिया डिवाइड बाई ऑफ डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो एरिया तो है मीटर पर सेकेंड, आपको एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, डिस्चार्ज निकालना है. तो डिस्चार्ज को एक तरफ ले जाओ, डिस्चार्ज को एक तरफ ले आए तो हमने डिस्चार्ज रखा, इधर ही रहने दिया, इधर घुमा दिया डिस्चार्ज को, ये पहुंचा दिया उधर. तो आपने ये पहुंचा दिया उधर, तो एरिया में गुणा डेल्टा किया और डिवाइड बाई ऑफ क्या किया आपका 8.64. चलिए चलो ये चीज़ें, हाँ ये चीज़ आप बता सकते हैं, और उसके डिवाइड बाई आप कितना कि 8.64 इंटू वी कर सकते हैं. तो अगर आप डिस्चार्ज पूछता, तो डिस्चार्ज से पूछा नहीं है, तो सिंपल इसमें क्या पूछा गया है कि अगर आपका 500 हेक्टेयर है तो इरीगेट ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप हैविंग द 100 डेज, तो इसका मतलब वेस्ट दिया, पीरियड दे दिया गया आपका 100 डेज. ठीक है, उसके बाद पीरियड 100 सेंटीमीटर, डेल्टा 100 सेंटीमीटर दे दिया, 100 सेंटीमीटर दे दिया. ठीक है, तो क्रॉप कैलकुलेट द ड्यूटी, ड्यूटी पूछा गया, डायरेक्टली ड्यूटी पूछा गया. अगर आपका डिस्चार्ज पूछा जाता तो आप एरिया को यूज़ कर लेते. जैसा कि हमने आपको मेथड बता दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको डिस्चार्ज पूछ दिया, एरिया दे दिया और डिस्चार्ज पूछ दिया. डायरेक्टली इसमें ड्यूटी पूछा गया है, तो मुझे एरिया से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली ड्यूटी आप निकालेंगे 8.64 इंटू वी और डिवाइड बाई ऑफ डेल्टा वी, मतलब डेल्टा. तो 100 कट जाएगा आपका. ठीक है, और ये आपका डेज में दिया गया है, क्या ये आपका मीटर में दिया गया 100 नहीं दिया गया. तो 100 को मीटर में अगर चेंज करेंगे, 100 को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर को, तो 10 टू पावर. ठीक है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, चेंज कर लेंगे तो इसमें 1 आ जाएगा, तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा. ठीक है, और तो इसमें ये कट जाएगा तो आपका 8.64 और ये 100 हो जाएगा, तो आपको टोटल 864 आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहे हैं, ये वाला डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. ठीक है, आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द ड्यूटी ऑफ वाटर. तो ड्यूटी क्या होगी, ड्यूटी क्या होता है हेक्टेयर्स पर, याद रखिएगा ड्यूटी क्या होता है हेक्टेयर्स पर, मतलब एरिया अपॉन डिस्चार्ज. तो इसका मतलब एरिया जहाँ कम होगा, डिस्चार्ज तो आपका फिक्स है, पर यूनिट डिस्चार्ज है. तो क्या है, इट इज़ इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वाटर क्या करेगा, इवोपरेट होगा, इवोपरेट होगा तो वाटर कम होगा, तो वाटर कम पड़ेगा तो इरीगेशंस आपका एरिया जो है कम इरीगेट होगा, तो कम इरीगेट हो इसका मतलब ड्यूटी भी कम हो जाएगी. तो इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या सही है, बिल्कुल गलत आंसर है. ठीक है, तो नहीं होगा. इंक्रीज विद इंक्रीज विंड स्पीड, विंड स्पीड होगी तभी इवोपोरेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वाटर का लॉसेस होगा, वाटर का लॉस होगा तो कम एरिया इरीगेट होगा, और कम एरिया इरीगेट होगा तो क्या करेंगे इंक्रीज के विद इंक्रीज, नहीं इंक्रीज विद डिक्रीज. ठीक है, आप बोल सकते हैं कि डिक्रीज, इट इज़ डिक्रीज, ड्यूटी डिक्रीज होगा और विद इंक्रीज, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ड्यूटी. ठीक है, इट इज़ इंक्रीज विद इंक्रीज द ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी अगर वाटर के थ्रू होता है, ह्यूमिडिटी अगर जितनी बढ़ेगी तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, इवेपोरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, तो आपका जो है एरिया आपका बढ़ जाएगा, एरिया आपका मतलब इरीगेटेड एरिया बढ़ जाएगा. तो इसलिए इंक्रीज विद इंक्रीज द ह्यूमिडिटी बिल्कुल राइट ऑप्शन है. ठीक है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड द क्लाइमेट कंडीशन, बिल्कुल अफेक्ट करता है, तो इसलिए डी ऑप्शन तो रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. As one moves from head of the canal to the field, the duty of the water is. देखिए पूछा गया है कि मूवमेंट पूछा गया है कि कैसे आपको कैनाल डिजाइन करते हैं और रिवर से फील्ड तक वाटर को कैसे पहुंचाते हैं. तो इसका पूरा एक प्रोसेस है, तो आप कैसे करेंगे. जैसे सबसे पहले क्या होता है, आपको बना के दिखा देते हैं, देखिए फिर आप समझ जाएंगे, और इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा. जैसे
फॉर एग्जांपल रिवर, सबसे पहले होता है रिवर, यहाँ पे होता है रिवर। रिवर से वाटर फ्लो किया जाता है और वो मैन कैनाल्स में आता है। क्या होता है? मैन कैनाल, मैन कैनाल। और फिर वो वाटर जाता है तो कैनाल हेडवर्क जो मैन कैनाल बनाते हैं, और मैन कैनाल के अप स्ट्रीम साइड में आपका कैनाल हेडवे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैनाल हेडवे बनाते हैं, कैनाल हेडवे बनाते हैं, या कैनाल हेड रेगुलेशंस कर देते हैं उसमें। तो आपका जो यहाँ पे होगा मैन कैनाल से होगी, और मैन कैनाल्स के बाद ब्रांच कैनाल, यहाँ पे होगा ब्रांच कैनाल। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटरी बनाते हैं, माइनर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल होते हैं, और फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल होते हैं। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल होते हैं। उसके बाद आपका जो होता है वाटर कोर्स हो जाता है, और फिर फील्ड लगा देते हैं, यहाँ फील्ड हो जाता है। तो ये रिवर से लेकर ये प्रोसेस होता है पूरा आने का यहाँ पे फील्ड तक, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि वाटर यहाँ से आपका फ्लो हो रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो आपको माना जाता है कि यहाँ से ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी, डी, ई, एफ और जी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके वाटर लॉसेस जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत कम होते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा होते हैं लॉसेस, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि ड्यूटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ड्यूटी अगर देखा जाए, ड्यूटी 8 पॉइंट ए इज़ मोर देन विद ड्यूटी 8 पॉइंट बी इज़ मोर देन ड्यूटी 8 पॉइंट सी। तो आप देखिए कैनाल हेड वर्क इसमें पूछा गया है क्वेश्चंस में, कैनाल हेड वर्क से फील्ड तक पहुँचने में क्या होगा? ड्यूटी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, जाहिर सी बात है इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो आप राइट ऑप्शंस क्या होगा? क्या बोला गया है? ऑन द मूव ऑफ हेड, ऑन द मूव ऑफ हेड ऑफ कैनाल। तो हेड ऑफ कैनाल, कैनाल हेड भी एक ही बात होती है। टू द फील्ड, फील्ड तक पहुंचने के लिए द ड्यूटी ऑफ द वाटर इज, आंसर इज सी इज राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है? एक्चुअली वाटर लॉगिंग जो होता है सीपेज के बढ़ने की वजह से हो जाता है, और बहुत सारे या एक्सेसेस में अगर हम इरिगेशंस कर देते हैं तो हो जाता है, या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है उसकी वजह से वाटर लॉगिंग के चांसेस हो जाते हैं। और वाटर लॉगिंग जो होती है उसके हमें नुकसान क्या होते हैं? रूट्स में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिससे कि वो नाइट्रिफिकेशन से नहीं कर पाते हैं, और जो कि रूट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। तो प्लांट्स मर जाते हैं, प्लांट्स जलने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे कीचड़ जैसा हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वाटर लॉगिंग को रिमूव करते हैं, हर कोशिश करते हैं कि वाटर लॉगिंग ना हो पाए, सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। क्या कॉज है वाटर लॉगिंग का? क्या चाहते हैं? एक्सेसिव टैपिंग, टैपिंग की करने से क्या मतलब है? क्या हम उसकी ज़्यादा जुताई कर देते हैं खेत की, क्या उससे वाटर लॉगिंग हो जाता है? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है वाटर के, ठीक है। तो उसके बाद फ्रिक्वेंसी इरिगेशन, फ्रिक्वेंट इरिगेशन, बिल्कुल आप अगर बार बार इरिगेशन करोगे तो आप वाटर कॉज बन जाते हैं, ठीक है। इसका कॉज है हाई वाटर टेबल, बिल्कुल हाई वाटर टेबल, सीपेज फ्रॉम द अनलाइन चैनल, बिल्कुल। तो ये तीनों ऑप्शंस की कॉज हैं, ये वाटर लॉगिंग की कॉज हैं। अगर फर्स्ट वाला देखेंगे तो इट इज़ नॉट ए कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the permanent wilting point if the depth of the water is in the root zone at the permanent wilting point per meter depth of the soil is 0.4 meter and the dry density of the soil is 16 किलोमीटर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा पूछा नहीं गया। तो आप देखिए, तो इसमें क्या पूछा गया है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पूछा गया है, नहीं पूछा गया आपका फील्ड कैपेसिटी भी नहीं पूछा गया। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे तो सिंपल से आपका डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन जो वाटर पहुंचाते हैं रूट जोन पर, डेप्थ ऑफ रूट जोन एट द पर्टिकुलर एट अ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर, एट अ पर्टिकुलर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर। तो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी, डी क्या होता है? डेप्थ ऑफ रूट जोन, ठीक है। तो ये डेप्थ ऑफ द रूट जोन वाटर होता है, और ये डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू इंटू हो जाएगा आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। वैल्यू रख दीजिए इसमें, सिंपल सी। तो आपकी जो डेप्थ दी गई है वो 1 मीटर दिया गया है, ठीक है। आपका ड्राई डेंसिटी, हाँ ड्राई डेंसिटी आपकी 1 दिया गया है, क्या दिया? 16 दिया गया, सॉरी 16 डिवाइड 9.81 लिखा जाएगा इंटू 1 इंटू पी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और डी आपको ये गिवन है, आपको कितना है? 0.4। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। और आंसर ही आपका आंसर बता देता हूँ मैं, वी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच वन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। एल्कलाइन सॉइल के लिए जो रिक्लेमिनेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं?
देखिए रिक्लेमेशन जो एल्कलाइन होती है, जो एल्कलाइन का कहने का मतलब होता है Na2CO3, Na2 यहाँ से अगर देखेंगे इसको हटाएंगे तो एल्कलाइन क्या होता है Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर प्रेजेंट होता है सोडियम कार्बोनेट तो उसको सलाइन वाटर हो जाता है, तो सलाइन सॉइल हो जाती है, तो जो कि हमारे सॉइल के लिए नुकसान होता है, तो उसको रिक्लेमेन करते हैं, उसको हटा देते हैं। हटाने के क्या प्रोसेस है, लीचिंग कर देते हैं, ठीक है। तो लीचिंग जो करते हैं, लीचिंग के साथ में हम उसमें क्या मिलाते हैं, जिप्सम भी मिला देते हैं। क्या कहते हैं, यही याद रखिएगा कि एल्कलाइन अगर हमारे सॉइल में प्रेजेंट हो जाता है तो सबसे पहले लीचिंग करते हैं, लीचिंग के साथ में ही आपको क्या करते हैं, जिप्सम मिला देते हैं, ठीक है, जिप्सम मिला देते हैं, याद रखिएगा एल्कलाइन होता है। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि ये एल्कलाइन होता है तो ये करेंगे, तो एसिड सॉइल होती है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल से लीचिंग के लिए क्या होता है, एल्कलाइन। तो एडिशन आपका कौन सा क्वेश्चन हो आपसे, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द वेस्ट मेथड ऑफ द रिक्लेमिनेशन ऑफ द एसिडिक सॉइल, ठीक है। एसिडिक सॉइल है अगर आपके लिए तो लीचिंग प्रोसेस करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। हमने कहा एसिडिक सॉइल होगा तो सिंपल से याद रखिएगा, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जामिनेशन में। तो यूज़ द लाइम स्टोन एज अ सॉइल ऑफ अमेंडमेंट। तो सिंपल से आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एसिडिक सॉइल होती है तो इसमें लाइम स्टोन यूज़ करेंगे, सिंपल बात। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे देखें, वाटरिंग डन पीरियड टू द सोइंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड। देखिए मतलब वाटर पीरियड मतलब आपको जो है सोइंग से पहले की बात की गई है। सोइंग से पहले अगर जो वाटर अप्लाई करते हैं, जबकि हम हमको डिस्कस कर चुके हैं कि उसके बोलते हैं पालियो इरिगेशंस। जो सोइंग से अगर जो भी आपकी क्रॉप्स है उसको सोइंग से पहले जो वाटर लगाते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसे बोलते हैं पालियो इरिगेशन, ठीक है। और कोर वाटर किसे कहते हैं, जस्ट सोइंग के बाद में जब आपकी जो क्रॉप होती है वो फ्यू सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है तो उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग, ठीक है। डेल्टा तो आप जानते हो, आपने बताया, और ड्यूटी भी जानते हो, तो सिंपल द पालियो इरिगेशन आपका राइट ऑप्शन है ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवेलेबल मॉइस्चर इज अ डिफरेंस इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड। तो क्या अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, बता चुका हूँ मैं अभी पहले, इसीलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस किया है कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है। अवेलेबल मॉइस्चर हमने बताया आपको सबसे पहले क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी होती है, फिर उसके बाद होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसके बीच में भी होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, आपको बताएंगे। तो उसके बाद ये होता है कि आपका इसके नीचे ग्रेविटेशनल वाटर होता है, और ये जो होता है ये वाटर की आप बताएंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और एफसी की भी जो बीच में पानी होता है उसे बोलते हैं अवेलेबल वाटर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर, ठीक। तो इतनी याद रखेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और एफसी के बीच में जो होता है अवेलेबल वाटर होता है। और रेडली अवेलेबल वाटर जो बहुत पाया जाता है वो 75% ऑफ अवेलेबल वाटर, या यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ऊपर जो पानी वाटर पाया जाता है फील्ड कैपेसिटी तक, तो उसे बोलते हैं रियडली अवेलेबल, बहुत आसानी से जो एक्सट्रैक्ट कर सकता है सॉइल से जो प्लांट्स होते हैं वो, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अल्टीमेट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इरिगेशन फील्ड the net irrigation requirement is 15 centimeter, the application efficiency is 80% and the water conveyance efficiency is 60. What is the gross irrigation required in centimeter? देखिए आप देखेंगे सेंटीमीटर में ही ग्रॉस रिक्वायरमेंट पूछी गई है, बिल्कुल जो चीज़ें हमने चार आपको बताई, जैसे आपका CIR है, NIR है, FIR और GIR है, तो उन चीज़ों को आपने अगर पहले पढ़ा है इस क्वेश्चन में तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रॉस इरिगेशन पूछा गया है तो सिंपल थी याद, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूछा गया है उसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है कि सर FIR डिवाइड बाय ऑफ FIR डिवाइड बाय ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कन्वेंस एफिशिएंसी, या कन्वेंस एफिशिएंसी बोल सकते हैं, कन्वेंस एफिशिएंसी। तो FIR क्या होता है, FIR इज़ अ, आपको दिया गया है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो FIR को नेट में चेंज कर लो, तो NIR डिवाइड बाय ऑफ
एप्लीकेशन एफिशिएंसी और पहले से ही आपका कन्वेंस एफिशिएंसी पहले से ही है। तो NIR डिवाइड बाय ऑफ एप्लीकेशन एफिशिएंसी इनटू कन्वेंस एफिशिएंसी, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्मूला रखिए, आम जैसे होता है 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय आप 0.8 एंड टू 0.6। तो आप इसका आंसर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, राइट ऑप्शन इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। फिर वही क्वेश्चन आ गया है, क्या एक्सेसिव रेनफॉल वाटर का कॉज है, वाटर लॉगिंग का कॉज है? बिल्कुल है। तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं था ये, तो हमने आपको यहाँ बता दिया कि आपका जो एक्सेसिव रेनफॉल भी वाटर का लॉगिंग है, फ्रिक्वेंटली इरिगेशंस भी है और हाई वाटर टेबल भी है, ये वाटर के लॉगिंग के कॉज होते हैं। किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक्सेसिव टैपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर की अगर टैपिंग करते हैं तो बिल्कुल नहीं, ये उससे मतलब नहीं रखता। वाटर लॉगिंग क्या इसमें ऐसे कॉज नहीं है, तो इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an earthen channel has been designed on Lacy formula to carry a full supply discharge of 30 meter cube per second. The mean velocity of flow at this discharge is, देखिए न्यूमेरिकल से बहुत आसानी, लेसी सूर्य से है, फार्मूला आपने लगाओ और आंसर निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि फार्मूला क्या होगा इसका, बताइए फार्मूला क्या होगा। द अर्थन channel has been designed on Lacy formula to carry full supply discharge of 30 मीटर क्यूब। तो आपका क्या दिया गया है, देखो फुल सप्लाई लेवल के लिए आपका जो है डिस्चार्ज दिया गया है, 30 मीटर क्यूब। फार्मूला होता है लेसिस फार्मूला का V इक्वल टू, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। तो V इक्वल टू लेसी फार्मूला का Q F स्क्वायर डिवाइड बाई 140 140 डिवाइड की होल पावर 1/6। F जो होता है आपका सेल्फ फैक्टर होगी, जो जिसकी वैल्यू आप 1 ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि सेल्फ फैक्टर की अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है 0.8 टू 1.2 होती है। तो अप्रॉक्सीमेट हम इसको अगर नहीं गिवन है तो 1 ले लेते हैं। तो इसमें फार्मूला अगर आंसर रखेंगे तो हमारा V इक्वल टू जो हो जाएगा क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा आपका Q की वैल्यू रख दीजिए 30 इंटू 1 का होल स्क्वायर सेल्फ फैक्टर डिवाइड बाई 140 का होल पावर 1/6। सॉल्व करिए, अप्रॉक्सीमेट 0.77 अप्रॉक्सीमेट मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, अप्रॉक्सीमेट, ये ऑप्शन से राइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डिजाइन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एलुवियल रिवर द इक्वेशन दैट वी यूज कैलकुलेट द नॉर्मल डेप्थ ऑफ द स्कोर आर, एंड ये सारे फार्मूला पूछा गया है, ठीक है। एलुवियल रिवर्स के लिए फार्मूला पूछा गया है कि आपका स्कोर डेप्थ का क्या फार्मूला होगा, स्कोर डेप्थ नॉर्मल स्कोर डेप्थ का क्या फार्मूला होगा। तो याद रखिएगा कि R इक्वल टू, इट इज़ डिनोटेड बाई R इक्वल टू 1.35 क्यू स्कोर अपॉन F इज का सेल्फ फैक्टर एंड Q इज का डिस्चार्ज इंटेंसिटी है, ठीक है। डिस्चार्ज इंटेंसिटी Q स्मॉल Q इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन V, विड्थ ऑफ द चैनल बोल सकते हैं, कि होल पावर 1/3 राइट ऑप्शन है। ये आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स भी इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइनिंग ऑफ द इरिगेशन कैनाल। तो लाइनिंग क्या होता है, स्पेशली लाइनिंग बनाते हैं तो हम अपनी इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि इसमें सीपेज होने के चांसेस ना हो, इवोपरेशंस की ज़्यादा ना हो, तो इसलिए हम लाइनिंग करते हैं कैनाल्स की। तो लाइनिंग में हम देखते हैं कि लाइनिंग ऐसा करें जिससे कि हमारे सीपेज के चांसेस कम हो जाए। तो क्या कहते हैं कि लाइनिंग क्या है, इरिगेशन ऑफ द कैनाल डिक्रीज द वाटर लॉगिंग, बिल्कुल डिक्रीज द वाटर लॉगिंग, की सीपेज नहीं होगा लाइनिंग करने के बाद तो वाटर लॉगिंग के चांसेस होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या डिक्रीज कर देता है, बिल्कुल कर देता है। लाइनिंग इरिगेशन इज द डिक्रीज द वाटर ऑफ लॉगिंग एरिया, बिल्कुल सही करता है। तो ए ऑप्शन इज सही है। और आगे देखते हैं, इंक्रीज द वाटर लॉगिंग, नहीं, डज नॉट चेंज द वाटर लॉगिंग, अरे बिल्कुल चेंज तो होता ही है आपका। लाइनिंग करोगे सीपेज के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, वाटर एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं फैलेगा तो वाटर लॉगिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। इंक्रीज एवोपोरेशन, अरे इंक्रीज क्यों करता है, डिक्रीज कर देता है एवोपोरेशन को। तो राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the waste alignment of the canal is when it is aligned along, क्योंकि वेस्ट अलाइनमेंट आप याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान करिएगा कि जो वेस्ट अलाइनमेंट होता है या सुटेबल अलाइनमेंट होता है वो सिर्फ आपका रिज लाइन होता है,
ठीक है। फिर क्या होता है, रिज लाइन। ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लाइन कैनाल द फ्री वोट इज मेजर्ड फ्रॉम। बहुत आसान क्वेश्चन है कि फ्री वोट कैनाल्स के लिए फ्री वोट इज मेजर्ड फ्रॉम कहाँ से। अगर आपकी लाइन कैनाल है तब अलग होगा, और अनलाइन कैनाल होगा तो अलग होगा। जैसे कि दो क्वेश्चन इसमें ही हैं। अगर आप चाहें तो फुल देखो, फुल सप्लाई लेवल जैसे आपका जो वाटर है, अगर यहाँ पे अगर आपने ये लाइन बना दी है, दोनों तरफ आपने बाउंड्री बना दी है, ये कैनाल फ्लो हो रही है, तो ये आपका फ्री लेवल है, फ्री सरफेस लेवल। तो फ्री सरफेस लेवल आपका हो गया, ठीक है, सप्लाई लेवल बोल सकते हैं। और ये आपकी टॉप ऑफ द लाइनिंग होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो बीच की डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं फ्री वुड, ठीक है। तो फ्री वुड इसको बोलते हैं। अगर लाइनिंग की है तो टॉप ऑफ दी लाइनिंग हो जाएगा, अगर आपने लाइनिंग नहीं की है तो टॉप ऑफ दी बैंक बोल देंगे। जैसे तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अनलाइन कैनाल द फ्री वोड इज मेजर्ड फ्रॉम। फ्री वोड मेजर करेंगे तो क्या होगा, फुल सप्लाई लेवल टू द टॉप ऑफ द बैंक। बिल्कुल सही है, टॉप ऑफ द बैंक। जैसे माने कि आपने लाइन नहीं बनाई है तो आपका जो चैनल होगा वो इस तरीके से होगा कुछ, ठीक है। उसके बाद फ्लो हो जाएगा, तो आपका ये फ्री सरफेस लेवल हो गया, और ये जो है टॉप ऑफ द बैंक, टॉप ऑफ द बैंक। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको फ्री वोड बोल देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट डिजायरेबल एंड अलाइनमेंट ऑफ द इरिगेशन कैनाल इज अलोंग। तो मोस्ट डिजायरेबल बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सुटेबल पूछा गया, वेस्ट सुटेबल कौन सा है, अलाइनमेंट वेस्ट सुटेबल एंड मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट, बिल्कुल बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आप ये क्वेश्चन से आंसर रिज लाइन, ठीक है। कंटूर लाइन क्या होता है, कंटूर लाइन जो होता है, कंटूर आप जानते हो कि सर्वे में पढ़ा होगा, तो कंटूर लाइन जो होती हैं वो इक्वल एलिवेशंस पे एक पॉइंट होते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकेशंस होते हैं इक्वल एलिवेशन से, उसे बोलते हैं कंटूर। जैसे आपने वो कोई हिल एरियाज़ है तो ये कंटूर बना रहे हैं इसमें, ये देखो ये जैसे ये बनाया, ये कंटूर बनाया। तो ऐसे एरियाज़ में क्या होता है कि एक साइड तो इरिगेशन करते हैं, फ्लो जो है एक साइड में तो करते हैं, एक साइड में तो हमने ये कैनाल लाइनिंग बना दी, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड में बनाते हैं क्या, नहीं। ओपनिंग क्या होती है, वन साइड होती है, ओपनिंग क्या होती है, ओनली वन साइड होगी, दूसरी साइड क्या होगी, नहीं होगी। तो सिंपल से कंटूर के लिए ओनली वन साइड होता है, ठीक है। रिज लाइन तो आपको जानती हो मिडिल पे होता है, दोनों तरफ आपके, इसकी ये रिज लाइन हो गई बीच में, ठीक है, ये रिज लाइन हो गई, ये आपकी बाउंड्रीज होगी। दूसरी बात, नॉर्मल ऑफ द कंटूर लाइन, ये कुछ नहीं होता, तो वैली लाइन ये सब बेकार है। तो सिंपल आप रिज लाइन आपको कहेंगे तो मिडिल की लाइन होती है, तो ये आपका मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, cannot normally used for diversion of flood water of the river is। सोचिए जरा, cannot normally used for diversion of flood water of a river, तो क्या होगा, याद रखिएगा कैनाल जो है फ्लड, कभी कभी फ्लड की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो फ्लड को डाइवर्ट करने के लिए, वाटर जो फ्लडिंग वाटर का जो होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए कौन सी कैनाल बनाते हैं, जो मेन कैनाल के बगल में बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, कैनाल नॉर्मली यूज टू डाइवर्जन, ठीक है, ऑफ द फ्लड वाटर। तो फ्लड वाटर को डाइवर्जन करने के लिए आप बनाते हैं इनंडेंट, ठीक है, इनंडेंट कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर कैनाल इज, देखिए कंटूर कैनाल हमने को बताया था कि इरिगेशन जो होता है इरिगेट ओनली वन साइड करता है, क्या दूसरी साइड होगा, दूसरी साइड तो पहाड़ होगा भाई, ठीक है। अगर वैली कर्व है, वैली भी है, तब भी आपका एक साइड पहाड़ है, दूसरी साइड में आपको इरिगेट कर सकते हो। तो आप देखिए कि इरिगेशन ओनली वन साइड, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या करेंगे, इरिगेशन ओनली वन साइड, सही है। डज नॉट नीड बैंक टू हायर साइड, डज नॉट नीड टू बैंक ऑफ हायर साइड, ठीक है। हायर साइड में कोई ज़रूरत है क्या मुझे, कोई बैंक बनाने की, कोई बाउंड्री बनाने की, नहीं ज़रूरत है। जैसे आपने ये देखा, ये वैली कर्व में वाली है, इस तरीके से वाली में, तो हायर साइड में आपका ये हायर साइड है, दूसरी आपकी लो साइड है, तो क्या हमें ये बैंक बनाने की जरूरत नहीं, अरे भाई ये तो पहाड़ है, ये तो पहाड़ में आपको वाटर को फ्लो से कोई रोक ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हम लाइनिंग बना दें बस काफ़ी है, तो यहाँ से वाटर फ्लो हो जाएगा। तो क्या हमें बनाने की ज़रूरत है, नहीं, कोई बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी रॉन्ग ऑप्शन है। इट इज़ जनरली तो अलाइन, हाँ हायर साइड, डज नॉट नीड लिखा है तो ये राइट ऑप्शन, डज नॉट नीड लिखा है, तो अगर नीड होता है तो आप गलत रहोगे, तो डज नॉट नीड सही है, ये भी सही है। इज जनरली अलाइन द पैरेलल टू द कंटूर एरिया, बिल्कुल पैरेलल टू द कंटूर एरिया बनाते हैं, ठीक है। ऑल ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पिक अप द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ अ कैनाल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए इसमें, कैनाल सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बता चुका हूँ, आंसर भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ इसी का, कि सबसे पहले रिवर होती है, रिवर को डाइवर्ट करते हैं किसमें, मेन कैनाल में। मेन कैनाल से हम फिर डाइवर्ट करते हैं किसमें, मेन कैनाल में, फिर उसके बाद ब्रांच कैनाल में, और ब्रांच कैनाल को हम डाइवर्ट करते हैं किसमें, माइनर एंड मेजर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मेजर पहले और फिर बाद को माइनर डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर आपका सरफेस या कोर्स आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका फील्ड आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात कि इसमें हेड वर्क मतलब आपका जो बताया था, हेड वर्क आपका मेन कैनाल्स में लगता है, तो हेड वर्क, फिर आपका मेन कैनाल, फिर ब्रांचेज, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है, फिर माइनर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हेड वर्क, माइन कैनाल, ब्रांच कैनाल, और उसके बाद ब्रांच कैनाल, उसके बाद माइनर, फिर माइनर, या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी फिर माइनर, या मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी बोल सकते हैं या माइनर बोल सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डिस्कशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट assumption फॉर कैनेडी थ्योरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट assumptions ऑफ द कैनेडी थ्योरी। assumptions क्या हैं कैनेडी थ्योरी के, कैनेडी ने सबसे पहले आप जो रिसर्च किया था वो किस में किया था, अपर दुआब, अपर दुआब पे किया था, अपर दुआब कैनाल सिस्टम पे किया था, ठीक है। और इसमें जो है क्या करते हैं, जो सिल्ट सिल्ट आपकी जो होती है वो सिर्फ ओनली वेड पे आपको इम्प्रूव करने की बताया, कि जो सिल्ट जो होता है सस्पेंशन, सिल्ट सस्पेंशन होता है किसकी वजह से सस्पेंशन होता है, जो वो एडीज़ की वजह से, एडीज़ फॉर्म हो जाती हैं उसकी वजह से, और सिर्फ ओनली फॉर बॉटम पे, नॉट अ साइड, ठीक है। अगर ये लेसी आए थे, लेसी ने कहा था कि नहीं साइड साइड पर और बॉटम पे दोनों जगह पे एडीज फॉर्म करेंगे, उसकी वजह से आपका सस्पेंशन फॉर्म में लेके आएंगे सिल्ट को। तो ये कैनेडी ने बोला कि सिर्फ बॉटम में, एक और लेसी ने बोला कि नहीं दोनों साइड में आपको बॉटम एंड साइड दोनों में आपको एडीज फॉर्म करेंगे, ठीक है। और अब ये जो रिसर्च किया था वो अपर अपर दुआब लिमिट, अपर दुआब कैनाल सिस्टम में किया था, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि रॉन्ग ऑप्शन कौन हो सकता है, शेप ऑफ द रिजीम चैनल, शेप ऑफ द रिजीम चैनल, देखिए ऊपर बढ़ाते थे थोड़ा सा, शेप ऑफ द रिजीम चैनल इज अ सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर नहीं होगा, ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन पर इन्होंने रिसर्च किया था, ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन को यूज़ किया था रिसर्च करने की बेसिस पे। तो सिल्ट इज सस्पेंशन ड्यू टू द वॉयंसी फोर्स, बिल्कुल राइट, बिल्कुल रॉन्ग आंसर, वॉयंसी फोर्स नहीं एडीज से, सिल्ट इज सस्पेंशन ड्यू टू द एडीज फॉर्म ऑफ द बॉटम चैनल, ठीक है। एडीज फॉर्म होती हैं उसकी बॉटम चैनल पर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी तो आपसे एडीज फॉर्म ड्यू टू द पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब दोनों साइड, दोनों साइड नहीं सिर्फ एक ही साइड। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the critical velocity meter per second of a channel using Kennedy's theory. The depth of the flow is 3 मीटर। तो ऑप्शन बताइए, कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ऑफ द चैनल यूजिंग कैनेडी थ्योरी। कैनेडी थ्योरी की ने एक वेलोसिटी दिया था, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा, इन्होंने अपर दुआब सिस्टम पे इन्होंने जब रिसर्च किया था उसके फॉर्मूला दिया था 1.55 एम वाई की पावर 0.64, ठीक है। तो ये दिया था 0.64 या 0.64 इतना दिया था। एम जो क्या होता है, एम जो होता है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है, CVR होता है, जिसकी अपर दुआब लिमिट पर वैल्यू जो है 1 मानी थी, अपर दुआब लिमिट पर अगर नहीं दिया गया तो आप उसकी वैल्यू m मान लेंगे। तो 0.55 इंटू वाई की पावर जो है 3 मीटर दिया गया, 3 मीटर रखेंगे और 0.6 आंसर निकालेंगे, आंसर इस कौन सा होगा आपका 1.11, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 1.1 रख लीजिएगा, कैसे 0.55
इंटू 3 की होल पावर 0.64। सॉल्व करोगे आंसर इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच आर द फॉलोइंग स्पिलवे इज अ लीस्ट सुटेबल फॉर एन अर्थ डैम। ठीक, तो सिंपल है, ऑगीज स्पिलवे, ठीक है। अर्थ डैम बहुत ही ओल्डेस्ट स्पिलवे होता है, ये पहले यूज़ किया जाता है, तो सिंपल से इसका ऑप्शन होगा ऑगीज स्पिलवे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, if D is a depth of score below the original bed, then the width of the launching apron is generally as। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लॉन्चिंग क्या करेंगे, तो इसमें जो आपको बता दें कि सिंपल याद रखिएगा कि द लॉन्चिंग अप्रोन इज जनरली, जो विड्थ इक्वल टू द है, लॉन्चिंग अप्रोन की जो विड्थ है उसका जो वो होती है 1.5 मीटर, 1.5 टाइम ऑफ द स्कोर डेप्थ। स्कोर डी क्या होता है, स्कोर डेप्थ, स्कोर डेप्थ 1.5 टाइम। और अगर उसकी हाइट पूछी जाए, नहीं अगर उसकी थिकनेस पूछी जाए, अगर उसकी थिकनेस पूछी गई है तो लॉन्चिंग अप्रोन की, तो अप्रॉक्सीमेट 1.25 इंटू टी होता है। ठीक है, व्हाट इज टी, टी द थिकनेस ऑफ स्टोन पिचिंग। जो स्टोन पिचिंग करते हैं जब हम बनाते हैं फ्रेम वगैरह, तो स्टोन पिचिंग करते हैं, ये स्टोन पिचिंग कहते हैं। तो इसकी थिकनेस क्या थी स्टोन पिचिंग की, ये यहाँ से यहाँ तक की टी होती है। तो अगर आपकी थिकनेस पूछी जाए तो 1.25 इंटू टी, अगर आपको पूछा गया वेट तो 1.5 इंटू टी। ठीक है, लॉन्चिंग अप्रोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A river training work is generally required when the river is, क्या होगा, सीधा है, मेंडरिंग। मेंडरिंग कैसे होता है, ये बनता है इस तरीके से, स्कोरिंग एंड सिल्टिंग की वजह से। ठीक है, स्कोरिंग एंड सिल्टिंग की वजह से। एग्रेडिंग क्या होता है, एग्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपको ये फ्लो हो रहा है, एग्रेडिंग का मतलब होता है आपको ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ग्रेड बढ़ रहा है। तो अगर आपका जो पहले जनरल था, जो पहले नॉर्मल था वो ये था, अब यहाँ पे सिल्टिंग इकट्ठी हो रही है, सिल्टिंग हो रही है, सिल्टिंग होने के बाद क्या होता है, वो फ्लो ये हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, सिल्टिंग होने की यहाँ पे सिल्ट जमा हो गई, वो ग्रेडियंट उसका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये अपग्रेडिंग हो गया, या एग्रेडिंग बोल दिया। और डिग्रेडिंग का मतलब इसी तरीके से आपका ये अगर ये है और तो आपके नेचुरल उसके बाद ये हो जाता है कुछ, किसकी वजह से, स्कोरिंग की वजह से। ठीक है, तो सिंपल आपका जो रिवर ट्रेनिंग जो वर्क किया जाता है वो मेंडरिंग पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum height of masonry dam of the triangular section whose base width is V specific gravity as। तो सिंपल सा आपका जो फार्मूला होता है वो अप्रोक्सीमेट V इंटू अंडर ऑफ S माइनस सी होता है। तो आपको लिफ्टिंग दिया नहीं गया, अपलिफ्टिंग प्रेशर दिया नहीं गया, तो उसकी वैल्यू C हो जाएगी, तो डायरेक्टली V इज अंडर सी हो जाएगा। फार्मूला होता है H इजकल टू क्या होता है, हाइट इजकल टू V अंडर ऑफ S माइनस सी। ठीक है, लिफ्टिंग प्रेशर दिया नहीं गया तो डायरेक्टली फार्मूला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन।